जो आदमी 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और एयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क की सियासत में आज एक नई तारीख रकम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले भी आई, हुकूमतों को पार्लियामान में जमहूरी अंदाज से घर भेजने की कोशिश आज से पहले भी हुई। ऑपोजिशन जमातें हुकूमतों को गिराने के लिए आज से पहले भी सफारा हुई, मगर आज पहली बार ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और तहरीक अदम एतमाद के बाइस इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म न रहे, बल्कि आज ही के दिन शहबाज शरीफ वो पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जिन्हें तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद कायदे-ए-वान चुना गया है। तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो गई है, मगर इस तहरीक की कामयाबी का सफर शायद इतना आसान नहीं था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम आखिरी गेम तक लड़ते लड़ते सियासी माहौल को उस ड्रामाई मोड़ पर ले आई कि जहां यह महसूस होने लगा कि शायद मुल्क में जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, पार्लियामान की बिसात लपेट दी जाएगी, किसी तीसरी कुव्वत को सर उठाने का मौका मिलेगा। मगर फिर यके बाद दीगरे इस्तीफों की कतार लगी और आज ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा के इंतखाब का बायकॉट किया, बल्कि वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामान से इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान भी कर दिया। ऑन द फ्लो शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे और उसके बाद क्या ऐलानात हुए, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये जो बैरूनी मदाखलत हो रही है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हुई है, जिसका एतराफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूं आज इस प्रोसेस का हिस्सा बनना, आज इस प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज हुकूमत को लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। जनाब वाला, चुनाचे मैं तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था, मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं, आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी मुस्तकबिल की जंग सड़कों पर लड़ने का ऐलान करते हुए पार्लियामानी महाज को नौ मुंतखब हुकूमत के लिए खाली छोड़ दिया है। इस इकदाम से नौ मुंतखब हुकूमत की मुश्किलात किस हद तक बढ़ सकती हैं, इस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे। मगर तहरीक इंसाफ के इस फैसले ने ना सिर्फ शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए रास्ता आसान कर दिया है, बल्कि उन्हें आज बतौर वज़ीर-ए-आज़म खुलकर खिताब करने भी फराहम किया। तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपए हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से सरमायाकारी के लिए इंशाअल्लाह हम इसको एक बहुत शानदार मुल्क बनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। हमने ये फैसला किया है, पेंशनर्स को इस साबका दौर में नजरअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमजान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाजारों और मोहल्लों में जो दुकानें हैं वहां पर रमजान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। इस तकरीर में शायद वो हिस्सा भी होना चाहिए था जिसमें गुफ्तगू के आगाज में ही नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया था कि सबसे पहले तो इस मामले को सेटल होना चाहिए जो गद्दारी का लेबल लग रहा है। सबसे पहले तो पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाना चाहिए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले 2 टोक अंदाज में इस खुफिया मरासले की तहकीकात कराने और खुद पर से गद्दारी का लेबल उतरवाने का ऐलान किया और इसके लिए उनका कहना था कि वो पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जल्द अज जल्द बुलाएंगे जिसमें DGISI समेत अस्करी हुक्काम भी शिरकत करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि शहबाज शरीफ ने तहकीकात में उन पर लगाए गए इल्जामात साबित ना होने पर वजारत उज़्मा छोड़ने का ऐलान भी किया है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर माशी मैदान से लेकर मुल्की खारजा पॉलिसी तक
खारजा पॉलिसी से लेकर कौमी इत्तेहाद तक, और कौमी इत्तेहाद के साथ अवाम को हर मुमकिन रिलीफ पहुंचाने के अज़्म का इजहार भी था। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म नहीं बल्कि खादिम पाकिस्तान है। वो तकसीम नहीं बल्कि तफहीम की बात करेंगे। वो डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग का प्रचार करेंगे। अब से चंद मिनट के बाद नौमुंतखब वज़ीर आज़म ऐवान सदर में वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे, मगर इससे पहले ऐवान सदर से एक अहम खबर सामने आई कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी मुख्तसर रुखसत पर चले गए हैं और वो शहबाज शरीफ से वज़ारत उज़्मा का हल्फ नहीं लेंगे। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी गेंद तक जिस कदर मुश्किलात अपोजिशन इत्तेहाद के लिए खड़ी कर सकती थी वो उसने की, मगर सवाल यह है कि क्या अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत में आने के बाद अब मुश्किलात नहीं रहेंगी? क्या नौमुंतखब हुकूमती इत्तेहाद मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में कामयाब हो जाएगा? क्या नौमुंतखब हुकूमत तने तनहा कानूनी पेचीदगियों का सामना कर पाएगी? अब जबकि पार्लियामान में अमली तौर पर कोई ऑपोजिशन नहीं है, क्या नौमुंतखब हुकूमत खुलकर कानून साजी कर पाएगी? पीटीआई के मेंबरान असम्बली के इस्तीफों के बाद ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद हो पाएगा और क्या कायम मकाम स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर लेंगे? ऐसे ही बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारा ऑनरेबल पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद इकबाल साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा हमें अब से कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर क्विकली ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म, नौमुंतखब वज़ीर आज़म नहीं बल्कि यूं खादिम पाकिस्तान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, ये चेंज कैसा है, ये ट्रांजिशन और फिर उनकी तकरीर, योर क्विक कमेंट ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ना तो ऊपर से इम्पोज हुआ है, ना ये बैकडोर से आया है, ना ये द पावर दैट बी की इमदाद से आया है। ये वज़ीर आज़म बना है फ्रॉम विद इन द पार्लियामेंट। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ है, विच इज़ द डेमोक्रेटिक वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, and as a result of that he became this is what they claim। लेकिन जो अभी ऑपोजिशन हो गई वो एक क्लेम नहीं करती, जो वो कहते हैं ये इंपोर्टेड हुकूमत। वो तो अपने कुछ भी क्लेम करेंगे। उनका ख्याल तो यह है कि इस मुल्क में ना कोई इस्टेब्लिशमेंट है, ना कोई अदलिया है, ना इसमें कोई पार्लियामान है, तो ये उनकी ख्वाहिशात के ऊपर तो पूरा पाकिस्तान नहीं छोड़ा जा सकता। एनीवे, उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि वो 155 अरकान जैसी यानी पूरी कुव्वत के साथ अपोजिशन जो है उसने हुकूमत के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करें, अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंटें करें। मेरे ख्याल से ना उन्होंने पार्लियामेंट की कोई खिदमत की है, ना जमहूरियत की कोई खिदमत की है। उन्होंने एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है, बिला मुबालगा मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा बुखारी साहब, ये फैसला कैसा है? ऑब्वियसली इसके कुछ इम्प्लीकेशंस तो होंगे, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और फिर कहा कि पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुलाएंगे और इस मरासले के हवाले से जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जावेद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जावेद इकबाल साहब, आपका कोई कमेंट आज नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से मुताल्लिक, आपको ये तकरीर कैसी लगी? देखें, जहाँ तक तकरीर का ताल्लुक है, माजी में भी हमने तकरीरें सुनी हैं। तकरीरें किसी भी मसाइल, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के मसाइल का हल नहीं होती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तकरीर फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से और जिस तरह उन्होंने अपनी हुकूमत को लेके चलना है, एक बैलेंस तकरीर थी। लेकिन देखने की चीज़ यह है कि प्रैक्टिकल इकदाम कैसे करेंगे। जो इतने बड़े बड़े इकॉनमी के मसाइल खड़े हैं, IMF से डील करना है और लोगों इकॉनमी को दोबारा रिन्यू करना है अपने एक नए सिरे से, और आवाम जिस बदहाली में है उससे निकालना है। ये वो चैलेंजेस हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अपोजिशन की शक्ल में उनके सामने आना है कि उन्होंने सियासत को असेंबलियों की बजाय सड़कों पर करने का फैसला किया। अच्छा जावेद इकबाल साहब, इस डिसीजन की तरफ भी आते हैं, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने खास तौर पे इकोनॉमिक फील्ड के अंदर जो ऐलानात किए हैं, पेंशनर्स के लिए 10% इजाफा कर दिया जाएगा, तनख्वाहदार तबके के लिए 10% तनख्वाह का ऐलान किया कि वो बढ़ा दी जाएगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक कहा है, आटा सस्ता करने का इकदाम जो है वो भी है। इससे उनकी डायरेक्शन वाज़ेह हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब इज इन सम सीरियस मूड ऑफ पॉपुलर डिसीजंस, कि वो एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ पॉपुलर डिसीजंस करना चाहते हैं। नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको पता है कि इस 4 महीने में जो $4 अरब उनको चाहिए वो उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ उठाने से पहले अरेंज कर लिया है। तो जब उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बना ली है, वर्किंग कर ली है, तो उनको ये पॉपुलर डिसीजन चाहिए थे। क्योंकि जो इस पूरी तकरीर में और इनके पूरे खिताब में जो चीज़ मिसिंग थी वो मिसिंग थी कि इनका टेन्योर कितना है,
जब तक वो स्पेसिफाई नहीं होगा, ये डिसीजन उनका शॉर्ट टेन्योर वाला डिसीजन है। मैं समझता हूं ये डिसीजन उन्होंने लिया 4 महीने तक वो अगर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जिसकी उन्होंने अरेंजमेंट की है, उस कैश फ्लो में रह के उन्होंने 25,000 मिनिमम वेजेस कर दी है, 10% इंक्रीज कर दी है पेंशन की। उन्होंने विद इन द गिवन कैपेसिटी में जो रिलीफ दे सकते थे वो दे के ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट खुश पॉइंट है आइंद आपका, इक़दाम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावेद इकबाल साहब आपका। मैं बुखारी साहब को इसी नुक्ते को बुखारी साहब की तरफ लेकर जाऊंगा। अब जावेद इकबाल साहब ये कह रहे हैं, बुखारी साहब की बड़ा ये शॉर्ट लिव्ड डिसीजन है। अगर हुकूमत बजट पेश नहीं करती, नौमुंतखब हुकूमत, तो फिर आपको नहीं, फिर तो शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, लेकिन अगर ये हुकूमत बजट पेश करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपको नहीं लगता कि 1.5 साल का जो टेन्योर है वो तो मुकम्मल करेगी फिर? मेरे ख्याल से जितने इंडिकेटर अब तक आए हैं, जो स्पीच का उनके फोकस है, उससे ये नहीं लगता कि वो यहाँ 2-3 महीने के लिए आए हैं। और अगर वो 4 महीने के लिए हैं तो बजट तो उनको पेश करना पड़ेगा जून में एनीवे। और अगर बजट पेश कर देते हैं फिर टेन्योर भी पूरा फिर वो टेन्योर जो है वो 1.5 साल पे चला जाएगा। इसमें मुझे पहले भी कोई शुबा नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि वो जल्दी जा सकते थे अर्ली इलेक्शन की तरफ। अगर कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठी होती जो उन्हें काम ना करने देती, हर काम के अंदर रोड़े अटकाती, हर काम के अंदर उनको टोकती, वो फील्ड छोड़ के भाग गए हैं। वो मतलब है, मैं तो उनको भाग गया कहना चाहता, भगौड़ा कहना चाहूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है इसके ऊपर। इसलिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो और आप हुकूमत को मजबूर कर सकते हो घुटने टेकने पर और आप वहाँ से चले जाएँ। ये जो सबसे पहले इमरान खान, उसके बाद असद कैसर और फिर ये कासिम सूरी ने जो दरफुंतनी छोड़ी है ना जी, कि यहाँ बैठना उनके ज़मीर के मुताबिक नहीं, वो ज़मीर साहब कहाँ थे पिछले 4 साल से? इसी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे वो, इसी पार्लियामेंट के अंदर दंदना रहे थे वो। आज उनका ज़मीर, मुझे तो ज़मीर हुसैन नहीं समझ आती कब जागता है कब सो जाता है ये। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही यानी मुश्किल है कहना कि उन्होंने कोई बहुत आला इकदाम किया। मैं बिल्कुल डोंट यू थिंक इससे क्राइसिस बढ़ेगा और नौमुंतखब हुकूमत के लिए चलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा जब सड़कें गर्म होंगी, अब बाहर जो है वो इज्तिमात इकट्ठे किए जाएंगे, जलसों से खिताब होगा और फिर बाई इलेक्शंस एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ, उसके बाद आप फैसला खुद ही कर लीजिएगा। भुट्टो जैसा स्टालवर्ट जो पूरी दुनिया का लीडर था, उसके साथ जो कुछ सलूक हुआ, जिस तरह उसको फांसी दी गई, उसके कितने दिन तक बाद में एजिटेशन चला था पीपल्स पार्टी का, रिकॉल कर लीजिए। फिर मियां नवाज शरीफ को 3 हुकूमतें पूरी नहीं करने दी, वो मुझे क्यों निकाला का कैंपेन भी लेके आए थे, कितने दिन चली थी वो। तो ये जो हुकूमत से बाहर निकल जाते हैं ना जो लोग, एक दफ़ा हुकूमत का चस्का ले लेते हैं, उनके लिए फिर इस पॉपुलर मूवमेंट को जारी रखना आसान खेल नहीं होता। ये ज़रा 2 हफ्ते गुजर लेने दीजिए, स्टीम ऑफ हो जाए इसके, फिर मैं उसके बाद देखूंगा इमरान साहब और उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है। अच्छा, यानी जावेद इकबाल साहब, बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि अभी जो एहतजाज या सड़कें गर्म करने की बात हो रही है एक झाग है और ये जो बयानिया ये झाग की तरह बैठ जाएगा चंद ही दिन के अंदर। आप अग्री करते हैं इससे? मैं माजरत के साथ, मेरे उस्ताद हैं, मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि इमरान खान भी अब एक मुनज़्ज़म ताकत हैं और एक मुनज़्ज़म पार्टी हैं और उन्होंने भी एज ए पार्टी बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया होगा कि जिस तरह उन्होंने पिछले 4 हफ्तों में अपनी सियासत को तब्दील किया है, उसी तरह आज उन्होंने मरासले की सियासत को सियासी तौर पे इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मुजाहरों पे जलसों पे जुलूसों पे ले जाते हुए नए इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जिस तरह अब रिज़ाइन करके हुकूमत के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। जो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि उसके पास उसको वक्त चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, फिर वो इलेक्शन कमीशन 150 से 200 सीटों पे इलेक्शन कहां से करवाएगी? और क्या आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आप इतनी ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन अफोर्ड कर सकें? और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जब आपके इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट चल रहे हैं, सितंबर में जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें असल मसला ये है कि सितंबर में आपको IMF के साथ एक नए प्लान के साथ एग्री करना है, नए प्रोग्राम में जाना है। ये प्रोग्राम सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरी असेसमेंट ये है कि ये सब कुछ 4 महीने के लिए है और इमरान खान चाहेंगे कि ये 4 महीने भी ना मिलें। विद इन 4 मंथ से पहले ये हुकूमत खुद इलेक्शन कॉल कर दे। अच्छा, ये जो इन बिटवीन आपने IMF वाली बात की है, तो डोंट यू थिंक कि जो नैरेटिव वैसे बिल्ड किया जा रहा है, IMF एंड देयर टीम वुड बी वेरी हैप्पी विद दिस रिजीम चेंज? इसलिए उन्होंने $2 बिलियन अनाउंस कर, वो दे देंगे ना, उसकी तैयारी मुकम्मल है। जो डायरेक्टर IMF है, डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक है, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर टू निगोशिएट विद पाकिस्तान। उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जो इस वक्त पाकिस्तान की करंट फाइनेंसिंग टीम है, मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त इस करंट रिजीम के साथ राब्ते में है और वो ऑलमोस्ट अगले, आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये अनाउंस हो जाएगा।
तो इसलिए जो इस 4 महीने के लिए जो पाकिस्तान को कैश फ्लो के लिए पैसे चाहिए वो अरेंज्ड है इनके। अच्छा चले, ये तो इकोनॉमिक सेक्टर है, इसका मतलब ये तो काफ़ी सेटलमेंट है और अरेंज्ड है और बड़ी स्मूथ सेलिंग हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जो बाय इलेक्शंस वाला मामला है वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है पीटीआई की जिसको वो कैपिटलाइज करेंगे। बुखारी साहब, ये जावेद इकबाल साहब का आर्गुमेंट आपने देखा है, वो कहते हैं कि बाय इलेक्शंस और पार्लियामान से निकलकर सड़कों पर आना, और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ये भी कह दिया कि बाय इलेक्शंस में पीटीआई कंटेस्ट भी नहीं करेगी। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो फवाद चौधरी साहब को और पूरी पीटीआई को और ख़ासतौर से इमरान खान साहब को ये याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ था, पूरी की पूरी जो यानी रिज़ल्ट्स थे उसके, जिस तरह बीआरटी सिस्टम बैठ गया था, जिस तरह 3-3, 4-4 दिन रिज़ल्ट्स नहीं दिए गए, जिस तरह वो फॉर्म 45 जो होता है उसके ऊपर साइन नहीं किए गए, ये अब किसी ने नहीं करना आपके लिए भाई साहब। ये याद रखें आप में से तो कोई 50% लोग ऐसे हैं जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। वो जिस तरह जिता, अब किसी ने नहीं जिताना आपको, अब तो आपको ऑन योर ओन खेलना पड़ेगा। और ये इलेक्शन चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। इसके बारे में किसी को ये भाम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लेकिन वैसे बुखारी साहब एक सादा सा सवाल और भी, इस बाई इलेक्शन के अंदर आज जैसे शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे, बड़ा गैर फितरी इत्तेहाद है, मतलब आपके पास 13 जमातों का इत्तेहाद है, फिर ये तय करना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि कहाँ से किसको इलेक्शन लड़वाना है, इसके अंदर सेटलमेंट और सीट एडजस्टमेंट क्या होगी, तो यहाँ पर भी ये जमातें एक्सपोज तो होंगी। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, इसकी गुंजाइश मौजूद है, इसलिए कि पीडीएम जब बनी थी तब भी याद है हमें, जब ये टूटी बीच में से तब भी याद है हमें, अब ये दोबारा इत्तेहाद हुआ है अब भी याद है हमें। मेरे ख्याल से इसमें जो इस वक्त कॉमन फैक्टर है वो है एनिमिटी ऑफ इमरान खान। वो इमरान खान जो इस पूरी लीडरशिप को चैलेंज कर करके हर किस्म का की गए, चाहे वो करप्शन की थी, चाहे वो जिस भी तरह की थी, एक तो ये जो मुश्तरका एनिमी है ये इनको मुत्तहिद रखेगा और इसका मुजाहरा जो है आने वाले 3-4-5 महीनों में हो जाएगा। अगर वजारतों की तकसीम ठीक हो जाती है, अगर सारे गवर्नर मर्जी से लग जाते हैं सबकी और सबकी चॉइस की मिनिस्ट्रीज़ मिल जाती हैं तो ये सिस्टम चलेगा। इसमें कोई, हमने इससे पहले इत्तेहाद नहीं देखे। ये खुद पीटीआई क्या थी, पीटीआई इत्तेहाद नहीं थी, पीटीआई के अंदर भी 5 पार्टियाँ थी। तो ये सारा दारोमदार है हाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू परफॉर्म। अगर वो पॉपुलर डिसीजन लेती है, जिस तरह आज उन्होंने 2 डिसीजन लिए, एक लोएस्ट इनकम ग्रुप जो है उसको 25,000 रुपये सैलरी कर दी है, उसकी पेंशनर की 10% वी नीड टू सी हाउ प्रैक्टिकल इट इज। सना बुच्चा साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देखिए, इट वाज अ रियल टेस्ट फॉर द ऑपोजिशन कोलिशन कि अभी तक वो जिस मकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन डोंट यू थिंक कि असल जो चैलेंज है या असल इम्तहान है वो अब शुरू हुआ है नौमुंतखब हुकूमत का? बिल्कुल, आई थिंक इम्तिहान तो बहुत पहले से शुरू है। एक तो बर्दाश्त करना खान साहब की हुकूमत को, फिर एक रूम देखना कि कब वो ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं जिससे कि इमरान खान की हुकूमत घर जाए, फिर उनकी तमाम तर जो बिल्स आते रहे जो उनकी मर्ज़ी पर, उनकी एमा पर नहीं थे अपोजिशन की, वो भी उन्होंने डिसग्रंटल्ड तरीके से वो अपनाते रहे। और उसके बाद आपको पता है कि इसके ऊपर रहा कि पता नहीं फ़ोन कॉल्स आती हैं, प्रेशर आता है तो वोट पड़ जाते हैं। तमाम तर बिल्स जो मंजूर हुए हैं, स्पेशली जो इलेक्शन इस्लाहात के बिल हैं, फिर वो ऑर्डिनेंस जो है EVM के ऊपर और तमाम तर चीज़ें, ज़ाहिर है कि अपोजिशन के लिए मरहला तो मुश्किल रहा है जब से ये हुकूमत आई थी क़याम में। लेकिन ज़ाहिर है कि अब बहुत सारी मुश्किलात हैं, आगे 3-4 महीने बड़े मुश्किल होने वाले हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस लेनी पड़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, आपको IMF के पास जाना है, आपको IMF से दोबारा मुज़ाकरात करने हैं, आपको उनकी दूसरी जो उसकी किस्तानी है उसके ऊपर बात करनी है, आपकी डिप्लोमेटिक लेवल पर एक आपका डेफिनेटली स्टैंड स्टिल पर है सिचुएशन, आपके अंदरूनी मामलात इदारों के साथ ठीक नहीं हैं, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसने पूरे निज़ाम को हॉस्टेज होल्ड किया हुआ है। और अब जाहिर है कि आप एक अवामी रिस्पॉन्स भी देखेंगे और जिस तरह से ये बार बार कह रहे हैं फॉरेन बैक्ड रिजीम चेंज, और जो हम कल से ख़वातीन को रोते हुए देख रहे हैं कि वो इमरान खान को मीडिया ने निकाल दिया और अपोजिशन ने मिलकर निकाल दिया और अमेरिका के कहने पर निकाल दिया। मतलब अब इसकी मेरा ख्याल है अब इसके पास इसके ऊपर कोई ना कोई इनको डेफिनेटली जिस तरह से उन्होंने मीटिंग कॉल की है, फिर तमाम तर इन कैमरा ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद फैसले करेंगे। क्योंकि देखें, एक अवामी जो राय है और स्पेशली क्योंकि मीडिया बार बार इमरान खान और उनके साथियों को, उनके PTI अरकान को दिखाता रहा है, बार बार अवाम को बार बार जगाता
रहा है उनके ज़मीर को। आज आपने देखा होगा सूरी साहब का भी ज़मीर कभी जाग जाता है, कभी सो जाता है। मतलब बचकाना हरकतें जो है वो खत्म नहीं हो रही। और एक पार्लियामेंट वेट शिफ्टिंग तो हुई है, यानी वो जो तवक्कुआत का बोझ होता है, वो जो डिलीवरेंस का बोझ होता है, अब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत से उतरकर नौ मुंतखब हुकूमत के ऊपर आ गया है। अब इनको डिलीवर करना है, अब इनको एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है। और दूसरी तरफ खान साहब और उनके जो हवारी हैं, ऑब्वियसली वो सड़क गर्म करेंगे, वो क्राउड को पुल करने में तो मलका रखते हैं, वो लोगों को सड़कों पर निकालेंगे भी और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस नौ मुंतखब हुकूमत को चलने ना दे। तो इन मानों में आपको नहीं लगता कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर इस 13 जमातों के इत्तेहाद के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखिए जब तक एक दुश्मन रहेगा और आई थिंक कि खान साहब जब तक इस तरह से कैरी ऑन करते रहेंगे, ऑपोजिशन जो है इट विल फाइंड रीज़न इनफ कि वो मुत्तहिद रहें। और जब ज़ाहिर है एक रजीम चेंज अगर हम फॉरेन बैक्ड नहीं मानते उसको, तो एक वाकई जो एक तब्दीली आई है ऐवान में, तो वो तो डेफिनेटली इनके इत्तेहाद पर आई है। मेरा ख्याल है कि अब जो है हुकूमत जो भी आएगी इंटरिम सेटअप में, और ये 13 जमातें जो आप इनकी बात करें, देखिए गवर्नरशिप बिल्कुल एक मरहला है। अब जाहिर है अब हर किसी को वो देना भी पड़ेगा, जिस तरह से पहले भी इत्तेहादी अरकान को दिया जाता रहा है, इत्तेहादी पार्टियों को देते रहे हैं। तो अभी भी ये एक पिक एंड चूज़ का तो मामला चलता रहेगा कि आप किसी को खुश कर पाए हैं, किसी को उसकी मर्जी की वजारत मिली है, किसी को उसकी मर्जी की गवर्नरशिप मिली है, किसी को उसकी मर्जी के ऊपर सूबा चलाने की मतलब उनको इख्तियार मिला है। तो ये तमाम तर चीज़ें होंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो सियासतदान है ये काफ़ी एक तो बिकॉज देर कॉन्स्टेंटली इन टच, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खटक साहब जाते हैं उनके बिहाफ पे किसी से बात करने के लिए, ये लोग आपस में खुद मिलते रहे हैं और बहुत अरसे से मिल रहे हैं। इनको पता है कि किसी को क्या चाहिए, इनको पता है क्या किसी को दिया जा सकता है और क्या किसी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये प्रॉब्लम जो हमें बहुत बड़ी लग रही है ये नहीं होगी। हाँ, लेकिन जहाँ तक सड़कें गर्म करने का ताल्लुक है वो इमरान खान साहब करते रहेंगे और इनको फोकस करना है कि अपने काम से काम रखें और अपने जो फैसले हैं वो करें। और आई थिंक आप हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। आने वाली सियासत है वो लगता है कि काफी हद तक मरासले के गिर्द घूमेगी। कौन प्रो अमेरिका है, कौन एंटी अमेरिका है, कौन गद्दार है, कौन मुहिब्बे वतन है, ये नारे पब्लिकली लगेंगे और इसके ऊपर सियासत होगी, इसके ऊपर सड़क गर्म होगी। लेकिन क्या आने वाले दिनों में, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इस बतौर वजीर आजम मेडन स्पीच में कहा है कि वो इसकी तहकीकात कराएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्या ये होगा और ये गद्दारी का दाग धुल सकेगा? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू इस बात पर हो रही है कि जो मरासला है जिस पर आने वाले दिनों में सियासत होगी, वो सड़क की सियासत हो या पार्लियामेंट के अंदर की सियासत हो, इसमें ओनस किस पर है? प्रूफ कौन करेगा कि ये मरासला झूठा है? ये जो ताने बाने ऑपोजिशन के साथ मिलाए जा रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। सबसे पहले बुखारी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी की इन कैमरा जो ब्रीफिंग होगी उसके अंदर हम अस्करी हुकाम को भी बुलाएंगे और उस पर इस पर बातचीत होगी। अब इस इजलास के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं होगी या उनके इत्तेहादी तो नहीं होंगे। क्या ये ओनर सब शहबाज शरीफ साहब ने अपने ऊपर ले लिए कि मैं इसको प्रूफ करूँगा सबसे पहले? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक लिया है उन्होंने, इसलिए कि इसकी हकीकत जो है, मैं मुख्तसरन अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं बयान कर दूँ आपसे। इस तरह के जो केबल्स हैं जिनको आप डिमाश कह लें, वो दूसरा नाम है इनका, ये अक्सर भेजे जाते हैं आपस में जिनके भी ताल्लुकात हो, जहाँ भी कोई मामूली सी ऐसी बात हो उसके ऊपर डिमाश आता है। इसी तरह से अमेरिका ने भी एक डिमाश भेजा था, जो वहाँ पर जो हमारे साबका सफ़ीर थे अरशद मजीद साहब, उन्होंने भेजा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसको फिर किया रीड्राफ्ट, ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, और इमरान खान साहब को ये बावर करा दिया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रही है और आपकी छुट्टी कराने वाली है। ये जानते बूझते हुए कि छुट्टी तो होनी है, उसके साथ लिंक किया उन्होंने। इतने चैलेंजेस किए हैं उन्होंने, इतनी मरतबा कहा है अपोजिशन ने कि जनाब ज़रा बताएं तो सही उसमें है क्या। उसमें यकीनी तौर पे ये लिखा हुआ है, और ये होता है हमेशा कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो फेस कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब वो पास हो जाएगी तब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, और नहीं पास होती है तो क्या स्ट्रेटजी होगी। इससे पाकिस्तान का फ़ायदा और नुकसान जुड़ा है। ये एक नॉर्मल केबल है जिसको इतना बड़ा ड्रामेटाइज़ किया गया है, जिसमें उन्होंने दो चीज़ें इंजेक्ट की, एक यानी यूनाइटेड अपोजिशन इंजेक्ट की और दूसरी
कि फॉरेन फंडिंग इसमें इन्वॉल्व है। बट बुखारी साहब, दैट लेटर और दैट डिप्लोमेटिक केबल इज येट टू अनफोल्ड। अभी देखिए, आज खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये ज़रूर यहाँ पर मौजूद है। जिस दिन स्पीकर साहब ने कहा था कि मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, ये असेंबली के अंदर मौजूद रहेगी जब अपोजिशन लीडर चाहे देख सकते हैं, लेकिन शहबाज साहब ने अभी भी देखा नहीं है उसको कि उसमें लिखा क्या हुआ। मैं बता रहा हूँ कि ये जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश किया गया था, उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ था उसका, जो ISPR ने जारी किया था। उसके अंदर ना लफ्ज़ यूनाइटेड अपोजिशन है, ना उसके अंदर फॉरेन फंडिंग का जिक्र है, ना उसके अंदर किसी साजिश का जिक्र है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है या सॉरी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो रही है। उसमें जितना मैंने आपको बताया उतना ही लिखा है, और अगर ये उतना ही है तो फिर ये सारा ड्रामा आवाम के सामने लेकिन जावेद इकबाल साहब, आपको नहीं लगता कि मामला तहकीकात से बहुत आगे निकल गया है? अब तो मामला पब्लिक डोमेन में है और ऐसे ऐसे नारे बन रहे हैं, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बन रहे हैं कि आपको इस पे यकीन नहीं करेगा वो झूठा है या वो सच्चा है। अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। अब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो अनाउंस किया है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की, वो बिल्कुल ठीक बात है और मैं समझता हूँ वो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन पिछले 4 से 5 हफ्तों में इस लेटर को जिस तरह सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया है और बल्कि इस लेटर का जिस तरह ऑपरेशन किया गया पिछले 5 हफ्तों में, इसकी इची बीची हर तरह से खंगाल लिया गया है। अब हर गली मोहल्ले अवाम में हर बंदे को इस लेटर के बारे में एक किस्म का माइंड उनका बना दिया गया है कि ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को रिजीम चेंज के बारे में फोर्स किया गया है। तो अब इस बयानियों को लेकर इमरान खान ने 5 हफ्ते सियासी तौर पे गेन किया। उसी बयानियों को लेकर उसी के सहारे पे आज इमरान खान ने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे के सड़कें गर्म करने का, जलसे जुलूस का प्लान किया। तो ये अब अवाम से ये इतनी जल्दी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। जो चीज़ ख़त्म कर सकती है वो सिर्फ एक चीज़ है, वो शहबाज शरीफ की गवर्नेंस और अगले 4 महीने में वो क्या परफॉर्म करते हैं। जब अवाम के घरों में रिलीफ जाएगा, मैं समझता हूं कि वही एक शानदार हल हो सकता है इसको काउंटर करने का। क्योंकि अब तो इमरान खान ने कराची में भी 16 या 17 तारीख को जलसे का अनाउंस कर दिया है। एक बात इधर ऐड करता जाऊं कि मिफ्ता इस्माइल की अभी मैं ट्वीट देख रहा था कि 25,000 जो सैलरी की है मिनिमम वेज, उस पर इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है कि काइबर रेट अराउंड काइबर प्लस बैंक मार्क मिला के 15% आप बैंकों को देते हैं। बिजली की प्राइसिंग ज़्यादा है, डॉलर 180-82 रुपए पे है। इतनी इनपुट कॉस्ट के साथ अगर 25,000 हम सैलरी कर देंगे तो हमारे लिए इंडस्ट्री चलाना मुश्किल है। ये बात आपकी दुरुस्त है और आपको याद होगा कि पहुंच गई है। सिंध असेंबली की तरफ से भी ऐसा ऐलान किया गया था सिंध हुकूमत ने कि क्या काउंटर नैरेटिव हो सकता है इस वक्त नौमुंतखब हुकूमत का, जो बड़ा ठोस बहुत मजबूत काउंटर नैरेटिव हो और उस नैरेटिव को डिफ्यूज कर सके जो इस वक्त ऑपोजिशन का है। देखिए, मेरे ख्याल से जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो इसको पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी के सामने लाएंगे, जिसमें सर्विसेज चीफ तीनों होंगे, DDISI होंगे, ISPR होगी वगैरह वगैरह। और अगर वो इसी को डिफ्यूज़ कर देते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी किस्म की साजिश का कोई पता चले, या इसमें ना अपोजिशन इन्वॉल्व है ना इसमें कोई फॉरेन फंडिंग है, वो एक रूटीन का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, तो फिर ये फिजल आउट हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने रेफ़र किया था पहले भी कि जो सिक्योरिटी कमेटी ने इसको पहली दफ़ा व्यू किया था, उनके भी एलामिये के अंदर इन एलिमेंट्स में कोई चीज़ नहीं थी जिसको लेके ये लहराए जा रहे हैं। अगर दोबारा भी वहाँ पार्लियामानी कमेटी जो है उसमें वो यही कुछ कहते हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं है, तो ये नैरेटिव खत्म हो जाएगा, इट विल डाई ऑन इट्स ओन डेथ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फ्रंट है इस वक्त वो इकोनॉमिक फ्रंट है। इसके साथ इंतखाबात की तरफ या यानियाँ बिल्ड करने की तरफ आती है, वही हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। जावेद इकबाल साहब, सलीम बुखारी साहब और सना बुच्चा साहबा, उनकी जो ऑडियो इशू है आई होप कि वो फिक्स हो जाएगा। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को ऐसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, प्रोग्राम के इस आखिरी सेशन में जावेद इकबाल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। मुझे बताइएगा कि आज खास तौर पे खारजा महाज के ऊपर जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, उसके बाद ये जो मरासले की बात हो रही है, डिप्लोमेटिक केबल की बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि आज की तकरीर खास तौर पे जो हमारा फॉरेन महाज है, फॉरेन अफेयर्स है, उसमें बड़ी बैलेंस्ड तकरीर थी?
ये बिल्कुल ठीक बात की आपने, वो बड़ी बैलेंस से थी। उन्होंने चाइना के हवाले से भी बात की, सऊदी अरब, यूएई, दुनिया, टर्की, हर ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के खारजी तौर पे जिस तरह के भी रिलेशन है उनको लेके चले, और उन्हें खासकर फोकस किया चाइना की तरफ, जिस पे वो डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी आगे इकोनॉमिक सर्वाइवल $1 अरब उधर से आना है, तो वो उनकी सर्वाइवल भी चाइना के साथ है और अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ जहाँ उनकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट है। वो तो एक नॉर्मल बात है। देखने की चीज़ क्या है कि असल चीज़ है कि जिस इमरान खान को आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो एक ज़िद्दी और अड़ियल इमरान खान है। उसने पिछले 4 हफ्ते में एक बयानिए से अपनी सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को टर्न अराउंड कर दिया है, और आज से वो देखें, कल वो पता नहीं अपने घर में सो रहे थे या जाग रहे थे, लेकिन उनकी एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ था और पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले लोग बाहर निकले हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान आगे आने वाले वक्त में जो कहता था ना, मैं ख़तरनाक होऊंगा और ख़तरनाक होऊंगा, हमें उसको काउंटर करने के लिए इस हुकूमत के पास सिर्फ चैलेंज यही है कि इंटरनेशनली जो उसको सपोर्ट मैसर है, इंटरनेशनली जो बिज़नेस को बढ़ा सकती है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का CPEC का जो पिछले 1 साल से बिल्कुल साइड किया हुआ था, CPEC का प्रोग्राम, उसको दोबारा चलना चाहिए। और मैं एक और आखिरी बात ऐड करूं कि आज की सियासत बाजी की सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। आज आप किसी को दबा नहीं सकते। आपने पिछले 2 दिनों में 4 दिनों में सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख लिए। अब आवाज़ें दबती नहीं हैं, अब आपको अमली तौर पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। अमली तौर पे करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम को बेहतरी फील होगी, अवाम आपकी गवर्नेंस से मुतासर होंगे, अवाम को जब चीजें सस्ती मिलना शुरू होंगी तो फिर मैं समझता हूं आपकी हर स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाएगी। दिस इज द की एरिया ना, जहां आप गवर्नेंस की बात करें, जहां अपनी मैनेजमेंट की बात करें, जहां डिलीवरर्स की बात करें, पब्लिक को कुछ मिल रहा हो। इमरान खान की हुकूमत का आउस्टर हुआ है, उससे पहले 3.5 साल 7 माह की परफॉर्मेंस भी सामने है। अब उसको यकसर एक नए नैरेटिव का रंग दे दिया गया है, उसको शिफ्ट किया गया है इस अंदाज के अंदर कि जिसमें हेट स्पीच बढ़े, लोग सड़कों पर निकलें, वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ट्रेंड्स बनाए कि जिसके बाद अभी क्योंकि ब्रेक के दौरान हम बुखारी साहब के साथ राहत इंदौरी का तस्करा कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर इस तरह का कल्चर डेवलप करेंगे तो उससे तो ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर इंतशार फैलेगा ना सर। वो शेयर नहीं आप पढ़ेंगे। आज का इमरान खान याद रखें जीरो लायबिलिटी पे बैठा है। आज इमरान खान का स्टेक कुछ नहीं है। माजी में इमरान खान को जो सपोर्ट्स मैसर थी वो सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन आज उसके पास अवामी ताकत आज की तारीख में है, आज उसके पास तजर्बा है। लेकिन देखना ये ना कि उसको वो चैनलाइज कैसे करता है। वो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ऑब्वियसली ही हैज नथिंग टू लूज सिंस बीइंग इन ऑपोजिशन। बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। मैं वो शेर एक दूसरा आपके साथ उसी का शायर का सुनाना चाह रहा था कि हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये जो ठेका ले लेते हैं ना कि जी वो उससे सब उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं है, ये नैरेटिव जो है वो इतनी आसानी से नहीं बिकेगा। मैं 2 इशारे आपको बता देता हूँ। डॉलर की कीमत पिछले 2 दिन में 8 रुपये से ज़्यादा नीचे गई है, आपके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है, जो बिल्कुल क्रैश के करीब थी, ये आपके सामने है। जब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। हम जैसा सुन रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, तो यकीनी तौर पर उनकी ओरिएंटेशन वेस्ट की बहुत है, बाहर के पढ़े लिखे हैं, तो हम तवक्को रख सकते हैं और हमें तवक्को रखनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि थिंग्स विल टर्न टू गुड एंड इन आवर फेवर। तो मेरा ख्याल से कोई मायूसी की बात नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ गई है। रिजीम्स पहले भी बदलती रही हैं, रिजीम्स आज भी बदली है। देखना ये है कि नई रिजीम जो है क्या वो सही सिमत में सफ़र अपना शुरू करती है कि नहीं। और आज की जो स्पीच है शहबाज शरीफ साहब की, उसको लेके अगर आप मुझसे ऑनेस्ट एनालिसिस पूछें तो मैं समझता हूँ कि उनकी सिमत ठीक थी। अच्छा, एक लास्ट आपका कमेंट, फिर जावेद इकबाल साहब से उनका लास्ट कमेंट लेंगे। अब बुखारी साहब ये कहिएगा कि ये जो इत्तेहाद है मुख्तलिफुल ख़यालात और मुख्तलिफुल नज़रियात जमातों का, ये क्या शॉर्ट लिव्ड देख रहे हैं आप, या आपको लगता है कि एटलीस्ट ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे कहा जा रहा है, ये करने के बाद अल्टीमेटली ये खुशउस्लूबी के साथ नए इंतखाबात की तरफ भी बढ़ेंगे? ये मुझे पूरी इसकी तवक्को है, इसलिए कि ये इत्तेहाद जो है, जैसे मैंने पहले कहा था, जिस वजह से बना है वो वजह चूँकि अब ख़त्म होती जा रही है, लेकिन इन्होंने इस पूरे अरसे में, चाहे वो 4 महीने रहें, 6 महीने रहें या 1.5 साल रहें, उन्होंने तय ये करना है कि एक तो हमारी इकॉनमी की सिमत ठीक हो, दूसरा वो जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स की बात करते करते
ज़बानें नहीं थकती थी पिछली हुकूमत की, लेकिन करके नहीं दिया उन्होंने। अगर वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी सिमत की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। और अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वो इलेक्शन जो है क्रेडिबल भी होंगे और फेयर एंड फ्री भी होंगे। जी जावेद इकबाल साहब, योर कमेंट सर। देखें, इस वक्त हुकूमत के पास सिर्फ एक ही चैलेंज है और उस चैलेंज के साथ इमरान खान ने अपना चैलेंज ऐड कर दिया है, और वो चैलेंज है इकनॉमिक फ्रंट पे, जो कि इतना आसान नहीं है, जहां मसाइल ज़्यादा हैं, इत्तेहादियों को भी खुश करना है, और जो लोग इकट्ठे हुए हैं स्पेशली जो दूसरे सूबों से हैं वो अपनी उम्मीदें लेकर इनके साथ हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में उन इत्तेहादियों के साथ क्या सलूक होता था और उनकी डिमांड्स क्या होती थी। तो इस हुकूमत में भी यही डिमांड होंगी, और उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपको इकनॉमिक फ्रंट पे परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन उस परफॉर्मेंस के दरमियान में जो सबसे बड़ी हर्डल आएगी, वो हर्डल वही आएगी सड़कें गर्म करने वाली। वो जो आपके इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ इमरान खान इस हुकूमत को ले जाकर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो पीछे नहीं हटेंगे और ये कहीं ना कहीं बात सेटल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सलीम, बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हमारे पैनल का एनालिसिस आपने सुना है। चार्ल्स डिगाल ने यह कहा था कि अच्छा हुक्मरान वो होता है जो वादे नहीं करता। तो इसलिए अब जब रजीम चेंज हो गई है, नौ मुंतखब हुकूमत और नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आ गए हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट उनसे भी ये होगी कि वादे मत कीजिए, दावे मत कीजिए, बल्कि अपना फोकस डिलीवर करने पे रखें। अगर डिलीवरेंस बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।